ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जब कोई मास किसी मास के नजदीक आता है, जब कोई मास किसी मास के नजदीक आता है तब उस पर एक फोर्स लगना शुरू होता है। और सच बोलूं तो यही फोर्स है। आज तक किसी भी बुक में फोर्स डिफाइन नहीं किया गया। हर जगह फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखा जाता है। हाँ ना बोलो। असल में ये फोर्स है क्या, ये किसी किताब में समझाया नहीं गया। ये फोर्स है क्या, ये किसी किताब में समझाया नहीं गया। अब ये जो फोर्स है ये बेसिकली जब किसी मास को किसी दूसरे मास के होने का पता लगता है। जैसे मान लो अकेला M1 बैठा था, दुनिया देख रहा था, दुनिया से एकदम दूर दुनिया को उतार रहा है, दुनिया से एकदम दूर, आइसोलेटेड। क्या आइसोलेटेड। अब इसके आसपास कोई मास है ही नहीं, इसके आसपास कोई मास है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है कि जब इस मास के नजदीक कोई मास आए, जब इस मास के नजदीक कोई मास आए, तो ये जो नजदीक आया है ये एक इंफॉर्मेशन इस तक कन्वे होती है, ये इंफॉर्मेशन इस तक कन्वे होती है कि भाई देखो तुम्हारे आसपास कौन आ गया है, दूसरा मास। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसी को कहते हैं फोर्स, इसी को कहते हैं फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ पे? तो फोर्स बेसिकली क्या है कि जब M1 को M2 के होने का पता चले और M2 को M1 के होने का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इसी प्रकार का है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इसी प्रकार का है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं इस एक टर्म की बात कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी बात कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और दुनिया में जो भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं, दुनिया में जो भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं, वो वाया ग्रेविटेशनल फील्ड खींच रही हैं, वो वाया ग्रेविटेशनल फील्ड खींच रही हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है साहब, ये हमारा क्या है साहब? सन। अगर ये हमारे पास सन है, ये सन का अपना एक रीजन है जो लिमिटलेस फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? लिमिटलेस। ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा नहीं होगा कि 10 किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से बात करते हैं, इफ यू टॉक प्रैक्टिकली, सो प्रैक्टिकली ये इसका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक है। और इसके इफेक्ट में, इसके रीजन में यदि कोई छोटा सा प्लैनेट अर्थ जैसा आ जाए तो इसको खट से क्या कर देता है? खींच लेता है। इसके पास कोई मून आ जाए, क्या आ जाए? ये इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। लेकिन जब अर्थ और मून नहीं बने होंगे तब सोचो क्या रहा होगा, तब क्या कोई फील नहीं रही होगी? नहीं होगी। इनके आने से फील्ड क्रिएट नहीं हुई, फील्ड पहले से वहां पे एग्जिस्ट थी। और जैसे ही इस फील्ड में आए, जैसे ही इस फील्ड में आए, वो इस फील्ड में आए, इन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो गया। जैसे देखा कि भैया तुम हमारे दायरे में आ चुके हो साहब, अब आप हमारे दायरे में आ चुके हैं, अब आपको हमारी माननी पड़ेगी क्योंकि अब आप हमारी सल्तनत में आ चुके हैं। अगर आप उनकी सल्तनत में आ चुके हैं तब आपको उनका इन्फ्लुएंस झेलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? वो इन्फ्लुएंस कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक बिंदु सा मास m, एक बिंदु सा मास m आ चुका है किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में? सन के। ईजी सन। क्या लिखेंगे? ईजी सन, ताकि इस बात का इंडिकेशन रहे कि एक बिंदु सा मास है और वो किसकी फील्ड में एंटर मार चुका है? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर मार चुका है। मान लो ये कुछ r डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे है r, हाँ ना बोलो? यस सर। अगर ये r डिस्टेंस पे है, अगर ये r डिस्टेंस पे है, इसका मास मैं m1 मान रहा हूँ, सन का मास मैं कुछ m2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? m2। तो इसके द्वारा एक फील्ड क्रिएट की गई है, इसके द्वारा एक फील्ड, इसको मैंने किससे दिखाया है? ईजी सन। ईजी सन में कौन एंट्री मार दिया? मून। ईजी सन में कौन एंट्री मार दिया? मून। अब ईजी सन
कि अगर वैल्यू की बात करूं, Eg सन की वैल्यू होती है कैपिटल G m2 अपॉन r स्क्वायर। Eg सन की वैल्यू होती है कैपिटल G m2 अपॉन r स्क्वायर। या अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको मास ऑफ सन लिख सकता हूं। m2 मैंने किसका माना है? मास ऑफ सन। क्या माना डियर? मास ऑफ सन माना है। क्यों? क्योंकि इस ये सन ही तो फील्ड को क्रिएट कर रहा है ना। तो सन यहाँ पे सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ। सन क्या हुआ? सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सोर्स ऑफ जीएफ, सोर्स ऑफ जीएफ। क्यों? सोर्स ऑफ एफजी। गुड, सोर्स ऑफ एफजी, सोर्स ऑफ एफजी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यार अगर सन ने इसको खींचा अपनी तरफ Fg से, तो साहब ये भी अपने अंदर इतना मादा रखता है कि ये भी सन को खींचेगा अपनी तरफ। Yes sir. Fg से। Every action has its equal and opposite Reaction. Clear to all of you? Yes sir. Agreed? Yes sir. तो बेटा सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड कॉज की गई वो कितनी हो गई? कैपिटल G m सन अपॉन r स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इसको हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी जो मास एंटर किया है, जो मास चाहे लेट इट बी अर्थ और लेट इट बी सन। किसको ले लें? अर्थ की सन? अर्थ को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? अर्थ को। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन तो निकाल के बैठे हो। यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन को निकाल के तो कैपिटल G मास ऑफ सन अपॉन r स्क्वायर। यदि मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो आपको एक भौचक्का रिजल्ट मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ ना बोलो यार। Yes sir. देखा है क्या? Yes sir. ये क्या है? सही यूनिवर्सल लॉ ऑफ Gravitation. ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कोई नया काम नहीं किया। असल में न्यूटन ने ये फोर्स नहीं खोजा था, न्यूटन ने ये फील्ड खोजी थी, क्योंकि बताई नहीं जाती आपको। ये फील्ड खोजी गई। पहले फील्ड आई कि फोर्स? पहले फील्ड। पहले फील्ड। तो फिर फोर्स बना। अगर मान लो मैं इस अर्थ को ना लाता इसकी फील्ड में तो क्या सन की फील्ड जीरो होती? क्योंकि सन की फील्ड क्या अर्थ के मास पर डिपेंड कर रही है? नहीं सर। तो अर्थ चाहे हो चाहे ना हो, तो हमेशा रहने वाली चीज है। Yes sir. वो तो हमेशा रहने वाली। यदि आप फोर्स को देखें, यदि आप फोर्स को देखें। अर्थ अगर ना होती, अर्थ अगर ना होती, ये फोर्स कितना था? जीरो। तो फील्ड की वजह से फोर्स आया। तो मेरी फील्ड में आओ, तुमको अपना फोर्स दिखाता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई आपको?